हेलो एवरीवन। तो जो है हमने पिछली कक्षा में देखा था उपसमुच्चय और अंतराल। तो उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय जिसको सबसेट बोलते हैं। मान लो ए और बी कोई दो सेट है, समुच्चय है। तो यदि ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में भी मिल जाए तो ए को बी का क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय बोलते हैं। इसके बाद देखा था हमने अधिसमुच्चय। तो अधिसमुच्चय क्या होता है? सुपरसेट। सुपरसेट बी को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ए उसके अंदर है तो बी क्या हो जाएगा? उसका सुपरसेट, अधिसमुच्चय। उसके बाद देखा था हमने उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय क्या होता है? तो ये बराबर नहीं होता, केवल अंदर में मिल जाता है। केवल अंदर में मिल जाता है मतलब ए से कोई ना कोई अधिक अवयव रखता है बी। अगर कोई भी एक अवयव अधिक रखा है बी तो ये उसका क्या कहलाता है? उचित उपसमुच्चय ए। और उसके बाद हमने देखा था इंटरवल के बारे में। तो इंटरवल मतलब अंतराल। तो अंतराल क्या होता है? अंतराल आर जो रहता है वास्तविक संख्या उसका सबसेट होता है अंतराल, इंटरवल। जो आर, तो आर के जितने भी पार्ट में डिवाइड करेंगे वो सब क्या कहलाएगा? इंटरवल। तो हमने कल एग्जांपल देखा था, जैसे 0 रहता है, फिर 1 2 इस प्रकार, इधर -1 -2। तो 0 और 1 के बीच में कितना होगा इस प्रकार देखा था। तो इसके बारे में 3 प्रकार बताए थे। पहला बताए थे ओपन इंटरवल या विवृत अंतराल, और दूसरा बताए थे क्लोज्ड इंटरवल मतलब संवृत्त अंतराल, और उसके बाद देखे थे सेमी ओपन या सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्धवृत्त या अर्धसंवृत्त। तो और इसको किस प्रकार लिखा जाता है? जैसे कोई ए और बी जो संख्या है, दो संख्या है ए और बी, अगर आर में मिले तो एक्स इच बिलोंग्स टू आर के लिए सच दैट किस प्रकार हो जाता है? एक्स जो है ए और बी के बीच में मिलता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल। इस प्रकार हो जाता है। और जो संवृत्त अंतराल है वो क्लोज रहता है, दोनों तरफ से संवृत्त रहता है। और ये हो जाता है एक्स इज बिलोंग्स टू आर सच दैट ये वाला दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब ए और बी भी उस सेट में मिल जाता है। ठीक, तो ये कहलाता है आपका संवृत्त अंतराल। उसके बाद देखे थे हमने कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज, मतलब एक तरफ से अगर ओपन हो और एक तरफ से क्लोज, चाहे वो कोई साइड हो, तो वो कहलाता है आपका सेमी ओपन या सेमी क्लोज। देखो इधर ओपन है, इस साइड क्लोज है, इस साइड क्लोज है। तो ये क्या लिखाएगा इसका? एक्स इज बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स शामिल नहीं, ए शामिल नहीं है, मतलब ए लेस देन हो जाएगा, इक्वल नहीं लगेगा, और इधर क्या हो जाएगा? लेस आर इक्वल। उसी प्रकार एक और होता है इसी का, ये इस साइड से ओपन है और इस साइड से क्लोज, इसको इस बार कर दिए इधर क्लोज और इधर ओपन। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इज बिलोंग्स टू आर, कैसा सेट आएंगे इसमें? ए शामिल हो जाएगा और बी शामिल नहीं होगा, तो इसलिए बी से क्या छोटा रहेगा, बड़ा मतलब बराबर नहीं रहेगा। और ये कैसे संख्या होते हैं? ए जो है छोटा रहता है और बी बड़ा। ठीक, इस प्रकार बनता है। ये हमने कल देखा था। इसके बाद देखते हैं अंतराल की लंबाई।
आज देखते हैं अंतराल की लंबाई। तो देखिए पहले तो एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे ये हो गया आपका R, मान लो बीच में 0 है, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 इस प्रकार है। ठीक है, अब इन सभी के बीच में तो अनंत संख्या आते हैं, क्योंकि ये R है, वास्तविक संख्या का रेखा लाइन है। तो क्या होगा, मान लो हमने लिए 0 से 4, तो देखो 0 बिलोंग कर रहा है, मतलब उपस्थित है R में, और 4 भी उपस्थित है R में। 0 और R लिख रहे हैं, 0 और 4 लिख रहे हैं, तो क्या होगा, x ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कि x बिलोंग करे R में, रियल नंबर में, और तथा इस प्रकार भी दोनों तरफ क्लोज है, मतलब इक्वल या ऐसे हो जाएगा, इक्वल या लेस देन, ये मतलब 0 से 4 तक मिल रहा है इसमें सेट में अवयव। इस सेट में 0 से 4 के बीच जितने अवयव आएंगे वो मिलेगा, और 0 और 4 भी मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन से मिलेंगे इसमें, देखो 0 मिल जाएगा, 0.1 0.11 ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, फिर 2, फिर 1 मिल जाएगा, फिर बहुत सारे मिलेंगे इसके बीच में, फिर 2 3, फिर बहुत सारे 4, इन सब के बीच में भी बहुत सारे मिलेंगे। ठीक, तो इतने अवयव के लिए ये हुआ। ठीक, तो अगर ये जो है ओपन हो जाता है इधर से ओपन, तो 4 शामिल नहीं होता, 3.999999 जो भी एक आएगा वो वाला रह जाता। ठीक, 4 को छोड़ के। ठीक है, तो कौन सा रहेगा उसका तो आकलन नहीं लगा सकते हम, क्यों, क्योंकि 3.9999 ये पास है, 4 के ऐसे बोलेंगे तो इससे भी पास, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला और पास हो गया इससे। ठीक है, ये बाद में आएगा ना, ये पहले आ जाएगा 3.999, तो इसके बाद कौन सा आएगा 3.9999, और बोलोगे तो और 9, ये बहुत पास आते जाएंगे, 4 की ओर प्रवृत्त होते जाएंगे। ठीक है, 4 नहीं है इसमें, लेकिन ये वाला जो है होगा इस सेट में, 4 बस नहीं है, 4 से पहले जो आएगा वो होगा, लेकिन हम उसका आकलन नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार सेट बनता है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी लंबाई। तो ये सब जो है रियल लाइन का सबसेट होता है। तो पहले तो ये देखिए कि रियल लाइन को दर्शाते कैसे। रियल लाइन मतलब R, तो R के सेट को दर्शाते हैं -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ठीक है, मतलब क्या समझे, अब इंफिनिटी कितना है समझ कभी नहीं बता सकते कि ये बड़ा है तो उससे भी बड़ा संख्या निकल जाएगी, ये बड़ा है तो और उससे बड़ा भी निकल जाएगा, तो इसलिए इसको निकाल नहीं सकते, इसलिए ऐसे बता देते हैं ओपन। और इधर भी नहीं बता सकते, दोनों साइड के ही कितना संख्या आएंगे उसको नहीं बता सकते, इसलिए R जो वास्तविक संख्या का सेट है उसको इस प्रकार लिखा जाता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, दोनों क्या होता है, इधर ओपन रहता है, ओपन, क्लोज नहीं लेना है कभी भी, इंफिनिटी रहे तो ओपन ही लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो है धनात्मक का बोलो, धनात्मक R मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो R प्लस लिख देते हैं, मतलब धनात्मक वाले। तो कैसे हो जाएंगे भाई, 0 को धनात्मक तो नहीं बोलते, न्यूट्रल रहता है, उदासीन। तो 0 को छोड़ के तो छोड़ दिए, मतलब ये लगा दिए, ओपन रहता है तो छूट जाता है, और उसके बाद कहां तक, तो पूरा इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी का आकलन नहीं लगा सकते कि कौन सा संख्या है, इसलिए इसको भी ओपन लिया जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है धनात्मक R का समुच्चय। और उसके बाद देखो ऋणात्मक R, तो ये कैसे लिखते हैं, इसको R माइनस लिख देते हैं, और
इसका रहता है सेम, जीरो इंक्लूड नहीं होता और इधर माइनस इंफिनिटी तक रहता है। ठीक है, जीरो इंक्लूड नहीं रहता, क्यों? जीरो माइनस है ना, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है नहीं रखा जाता, ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है जीरो, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता, ओपन लिया जाता है। और माइनस इंफिनिटी कौन सा होगा ये हम आकलन ही नहीं कर सकते, इसलिए इधर भी ओपन लिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं 3 सेट। तो देखो ये तो इसके अंदर में ही होगा, देखो ना आर जो है जहां तक भी होगा 0 1 2 इस प्रकार, और इधर -1 -2 ऐसे इस प्रकार। तो देखो इतना वाला भाग जीरो को छोड़ के इधर वाले जितने आएंगे वो ये वाला हो जाएगा R प्लस, और जितने निगेटिव वाले आएंगे वो इधर वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो R को किस प्रकार लिख सकते हैं, R बराबर R प्लस और प्लस R माइनस, मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट, और प्लस 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 0 शामिल नहीं है भाई, तो 0, तो इतना को प्लस करेंगे कौन मिल जाएगा हमको, R मिल जाएगा। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, R प्लस यूनियन R माइनस यूनियन और 0 को एक सेट के रूप में लिखते हैं, एक ही तो है, ये तो सेट ही है पूरा पूरा। तो ये सब टेक्निक बाद में देखोगे आप, फिलहाल ऐसी समझो इसको यूनियन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अंतराल की लंबाई। तो अंतराल की लंबाई क्या होता है, तो हमने देखा था कि A और B R में रहता है, मतलब वास्तविक संख्या है, दोनों संख्या है कोई भी, और A जो है छोटा रहता है R से। ठीक है, और मान लो सेट बना दिया ऐसे A B। ठीक, तो A B बराबर क्या हो जाता है, x such that x इज बिलोंग्स टू R, मतलब x वास्तविक संख्या है, और किस प्रकार है कि A और B के बीच में है। ठीक है, हो सकता है ये बराबर भी हो जाए, हो सकता है एक तरफ से बराबर हो, या हो सकता है इधर वाले से बराबर हो, या हो सकता है दोनों तरफ से बराबर ना हो। ठीक, 4 कंडीशन बनता है। तो इसका लंबाई जानने के लिए कोई भी कंडीशन रहे, इंटरवल इस प्रकार हो, या तो इस प्रकार हो, या तो इस प्रकार हो, या इस प्रकार हो, इंटरवल की लंबाई हो जाता है, 2 संख्या दिया है तो जो बड़ा वाला, कौन सा बड़ा वाला रहता है, B, इस साइड वाला बड़ा रहता है हमेशा। देखो अच्छा इसको गड़बड़ लिख दिया हमने, A इज लेस देन B रहता है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो ना 0 और 1 लिए रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये होता है, तो इसका अंतराल का लंबाई क्या होगा, B माइनस A, B माइनस A हो जाता है। B में A को घटा दो, मतलब बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा दो, तो क्या हो जाता है, वही अंतराल की लंबाई। ठीक, तो ये देख लेना, जैसे उदाहरण बता रहा हूं, मान लो ये जो है, मान लो ये जो है इंटरवल है, अंतराल है, 5 और 7 है, और किस प्रकार डिफाइन है, x सदर x R में है, ये 5 हो गया और ये जो है 7 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो इस अंतराल की लंबाई पूछेगा, कैसे निकालोगे, 7 ऋण 5, देखो B के जगह में ये दिख रहा है, B के जगह में 7 दिख रहा है, A के जगह में 5, तो 7 ऋण 5 बराबर 2। ठीक, तो ये हो गया अंतराल की लंबाई कितना, 2। जैसे पूछ दिया इधर वाले को माइनस ले लो, मान लो। ठीक, ऐसे हो गया, -5 है, इनके बीच का है अंतराल, तो कैसे हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा ऐसे। तो अब अंतराल क्या होगा, तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटाना है, तो 7 ऋण
और ये रीड पार्ट तो अलग से है ऐसे। तो अंतराल की लंबाई क्या हो जाएगा भाई, 7 ऋण 5, ठीक, 7 ऋण 5, ऋण पहले से है, 7 ऋण 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 ऋण धन 5 मतलब 12, ठीक। इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, 12, ठीक। इस ऐसे निकालते हैं अंतराल की लंबाई, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम तुलनीय समुच्चय। तुलनीय समुच्चय या कंपेरेबल सेट। तो देखो तुलनीय समुच्चय छोटा सा डिफिनेशन है, या कंपेरेबल सेट किसको बोलेंगे भाई, तो मान लो ए और बी दो समुच्चय है, यदि ए जो है बी के अंदर में हो जाए, यही है उचित, क्या देखे थे, उचित उप समुच्चय बन जाए, या बी ए के अंदर हो जाए, मतलब या तो ए वाला इसके अंदर में हो जाए या बी वाला इसके अंदर में हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए और बी को तुलनीय समुच्चय। क्या बोलेंगे, ए और बी को तुलनीय समुच्चय, ठीक है। तो ये छोटा सा है, याद रखना आप लोग कि ए और बी जो है दो समुच्चय है और ये दोनों तुलनीय समुच्चय कहलाएंगे यदि ए जो है बी में हो या तो बी ए के अंदर हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। पावर सेट मतलब घात समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, घात समुच्चय, ठीक, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, तो मान लो ए एक समुच्चय है, तो ए के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय या पावर सेट कहलाता है, ठीक। घात समुच्चय या इसको क्या लिखते हैं, पावर सेट बोलते हैं अंग्रेजी में, पावर सेट कहलाता है। क्या समझे, ए जो है एक समुच्चय है और ए के समस्त उप समुच्चय, कल देखे थे हम लोग कैसे कैसे उप समुच्चय निकलते हैं, तो उन समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय मतलब जितने भी उप समुच्चय है उसका एक समुच्चय बना लिए, सेट बना लिए उसका, तो वो जो है ए का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। और इसे पीए मतलब ए का पावर सेट बोलते हैं घात समुच्चय को, मतलब ए का घात समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक, इतना से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये चाहो नोट कर लेना। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। घात समुच्चय का एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक सेट है ए, कैसा है, इसमें ए बी और सी है, ठीक। तो पावर सेट ए मतलब ए के घात समुच्चय क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो क्या क्या हो जाएंगे, इसके जितने उप समुच्चय होंगे वो पावर सेट कहलाता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, देखो इसका बना लो पहले, क्या क्या मिलता है, पहले तो फाई मिल जाता है भाई, ये उप समुच्चय होता है, हर सेट का उप समुच्चय होता है फाई, कल बताए थे, फाई हो गया।
और हो जाता है खुद का उप समुच्चय होता है, तो ये भी आ जाएगा इस सेट के अंदर में। और कौन सा आएगा, सब सिंगलटन सेट, मतलब एकल अवयव आ जाएंगे, मतलब ए बी और सी ये अलग अलग आ जाएंगे, ये भी एक सेट ही है, ठीक है। और इसके अंदर में है मतलब उप समुच्चय हो जाएगा एक। और कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाता है। और कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, बी सी हो गया, सी ए हो जाएगा। और 8 होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। 8 कैसे में होता है, जितने अवयव रहते हैं उसको 2 के घात में लिख देते हैं, उसका कितना उप समुच्चय बनेगा ये पता चल जाता है। कल हम फार्मूला देखेंगे। तो देखो इसमें 3 अवयव है, 1 2 3, तो 2 के घात 3 बराबर 8, मतलब 8 को उप समुच्चय बनेगा इसका सबसेट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना। तो जितने उप समुच्चय है उसका देखो समुच्चय बना दिए, बड़ा समुच्चय, वो क्या कहलाएगा भी, पावर सेट। ए का पावर सेट, इस सेट का पावर सेट ये वाला बन गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। मान लो ए जो है 5 हो गया, ए जो है 5 हो गया। 5 हो गया मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका पावर सेट कैसे बनेगा भाई, इसका पावर सेट, तो देखो इसका पावर सेट बनाएंगे 5। तो पहले तो इसका नंबर कितना है, एलिमेंट, तो एलिमेंट की संख्या 0 रहता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में अवयवों की संख्या कितना है, 0, कुछ नहीं रहता। तो देखो 2 का घात 0 मतलब क्या होगा, 2 का घात 0 मतलब 1, किसी भी संख्या का घात 0 हो तो 1 हो जाता है, मतलब इसका केवल एकमात्र उप समुच्चय मिलेगा, ठीक है। पावर, तो पावर सेट बनेगा, कैसे बनेगा, इस प्रकार से, ठीक। तो ये जो है 5 का पावर सेट ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब देखो ये भी तो एक सेट है, तो इसका भी क्या पावर सेट हो सकता है, इसका भी क्या पावर सेट हो सकता है। हाँ, ये अलग से एक सेट मान लो, इसको बी मान लो, बी मान लिए, ठीक है। इसको क्या मान लिए, बी मान लिए। अब देखो बी का पावर सेट क्या हो जाए, कोई सेट है बी, तो बी का पावर सेट क्या होगा, बी ऐसे, और बी बराबर तो हम ये देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बी, पी और बी के जगह रख दो इसको, पी और 5 ऐसे। अब देखो इसका मान कितना है, इतना है, और ये जब ऐसे है तो ये एक अवयव कहलाता है, हमने पहले क्लास में बताया था। खाली है मतलब सिर्फ ऐसे लिखा जाता है। जब कभी हम इस प्रकार लिख दिए तो ये क्या हो जाता है, एकल सेट, मतलब एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो सिंगलटन सेट हो गया तो एक तो संख्या तो है, तो इसके लिए बी के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बी के लिए, ठीक है। बी के लिए एलिमेंट की संख्या 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेट के रूप में लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका कितना उप समुच्चय बनेगा बी का, तो 2 के घात 1 मतलब कितना, 2 उप समुच्चय होना चाहिए इसके पावर सेट में। तो देखो इसके पावर सेट में 2 कैसे होगा, एक तो पहला 5 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, ये खुद मतलब बी मतलब ये वाला, एक 5 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा और एक 5 सेट के रूप में रहेगा, सेट के रूप में मतलब सिंगलटन सेट है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका पावर बन गया। इस प्रकार और बहुत सारे निकाल सकते हैं। देखो और एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें आपको समझ आएगा। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए मान लो ए है एक और सेट, इसमें जो है 1 और 2 है, 1 और 2 है, केवल 1 और 2। तो इसका पावर सेट कैसे हो जाएगा फिर, पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखो 2 अवयव है, कितना संख्या होगा बताओ, 2 अवयव है, 2 के घात 2 बराबर 4,
मतलब इसके पावर सेट में 4 ठो सेट अंदर में आएंगे। ठीक, तो कौन कौन सा होगा? एक तो फाई हो जाएगा, एक खुद मतलब ए हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? तो एक हो जाएगा ए सिंगलटन सेट और एक हो जाएगा 2 सिंगलटन सेट। ठीक, ये तो देखो 1 2 3 4 आया। ठीक है, अब देखो जब कभी हम इसका पावर सेट बनाएंगे, मतलब इसको मान लो B, अब B में क्या मानोगे? B हो गया, ये पूरा B हो गया, तो B में 1 2 3 4 अवयव हैं, ऐसे मान के चलोगे। तो B का जब पावर सेट बनाओगे कैसे बनेगा? B ऐसे हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई? P पावर सेट ऑफ B के जगह में क्या है? P ऑफ A, देखो ना B के बराबर है, तो इसको लिख दो P ऑफ A। ठीक, और इसका मान तो इसका है, तो इसका पूरा पावर सेट मतलब 1 2 3 4 अवयव है, अवयव कहला जाएंगे। अब इस सेट के लिए, बड़ा सेट के लिए ये सब अवयव है। तो देखो 2 के घात 4 मतलब कितना हो जाएगा? 16। तो 16 को इसका क्या बनेगा? उप समुच्चय बनेगा 16 को, वो सब इसके पावर सेट में आ जाएंगे। कैसे? देखो एक तो हो जाएगा 5, ठीक, और एक हो जाएगा इतना पूरा मतलब B हो जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा? सब सिंगलटन सेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों फिर ये दोनों ऐसे करते करते कितना बन जाएगा? 16 को आएगा इसके सेट में। कितना? 16 को। ठीक, तो इस प्रकार से पावर सेट का पावर सेट, ठीक, पावर सेट किसी सेट का पावर सेट, ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, देखोगे तो सरल लगने लगेगा, बनाते जाओगे ना, प्रैक्टिस करते जाओगे तो सब इजी लगते जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट। पावर सेट क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। ठीक, अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब भी सर्वत्र, तो यूनिवर्सल, ठीक, सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। तो मान लो A B C 3 सेट है, तो 3 के लिए देखो, मान लो A B और C 3 क्या है? समुच्चय है। अब ये तीनों के लिए जब हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ सेट मिल जाए, मान लो D है, ठीक है, X है, मान लो, ठीक, X है, ऐसा कुछ सेट मिल जाए जिसके अंदर ये तीनों ही समाहित हो। क्या बोले? तीनों ही इसके अंदर समाहित हो सकता है कि A B तीनों अलग अलग हो, A B और C तीनों अलग हो सकता है कि आधा इसका एलिमेंट भी C में हो सकता है तीनों एक दूसरे के अंदर हो, ऐसे A के अंदर में B के अंदर में C, इस प्रकार कई कंडीशन बन सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये तीनों सेट अगर किसी बड़ा सेट में समाहित हो जाता है तो इनके लिए जो X है ये क्या कहलाएगा भाई? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक सेट, मतलब तीनों के लिए एक ही सेट। सिर्फ 3 के लिए देखे तो बहुत सारे सेट है, मान लो A1 A2 A3, ये सब क्या है? सेट है, समुच्चय है। तो इनके लिए भी कोई ऐसा मिल जाए सेट जो इन सभी को धारण कर सके, अंदर में समाहित कर सके, तो क्या कहलाएगा? इन सब के लिए क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लो A बराबर 1 2, B बराबर 3 4 है, C बराबर मान लो 1 2 3 है, ऐसे। ठीक, तो देखो इन तीनों को कौन धारण कर सकता है? तीनों को कौन धारण कर सकता है? तो मान लो ये सेट है X, ठीक, और X में कैसे कैसे है? 1 2 3 4 चीज है मान। तो देखो ये इसके अंदर समाहित हो गया,
3 4 मतलब ये इसके अंदर समाहित हो गया, 1 2 3 मतलब इतना भी समाहित हो गया। तो ये इन तीनों के लिए ये वाला जो है एक्स क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक्स से भी शो करते हैं, या यूनिवर्सल सेट है कि यू से, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है नाम, तो यू दर्शा देते हैं, दर्शाने का है, बस आप को जानना है ये यूनिवर्सल सेट है इन तीनों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार निकालते हैं, देखो कैसा है, 1 2 3 4 इतना किसमें है, यू में है। अब 1 और 2 तो खुद क्या है भाई, ए है, और बी के लिए 3 4 है, मतलब 3 4 ये दोनों बी है, और सी के लिए 1 2 3 इतना भी क्या है, सी है। ठीक, तो इस प्रकार से डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, जब वेन डायग्राम वाला चैप्टर आएगा ना उसमें ऐसे ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपका जो है डिफिनेशन वाला खत्म हो गया, अब देखते हैं निर्देशी उदाहरण। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया है, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो देखो 5 दिया है, ए इस प्रकार दिया है, बी सी दिया है, तो हमको जो है बताना है कि जो फिल करने के लिए दिया है उसमें कौन सा चिन्ह रहेगा, मतलब इसके अंदर में है सबसेट है इसका उप समुच्चय कि नहीं है, इसके अंदर में ये समाहित है कि नहीं समाहित है, ये बताना है। तो पहले देखिए फाई तो हर सेट का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, चाहे कुछ भी सेट रहे, फाई जो है हमेशा उसका क्या होता है, सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। तो फाई बी के लिए दिया है तो होगा ही, तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब सेकंड देखिए ए और बी, तो देखिए ए कैसा दिया है, ए जो दिया है 1 और 3, और बी कैसा दिया है, बी दिया है 1 5 9। तो देखो 1 तो है इसमें लेकिन 3 नहीं है, तो इसके अंदर में ए के पूरे अवयव आ नहीं रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी के अंदर में समाहित नहीं है, मतलब सबसेट उसका नहीं है। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं थर्ड देखिए ए और सी के बारे में पूछा है, तो ए कैसा है, 1 और 3 है ए के अंदर में, और सी कैसा है, तो 1 3 5 7 9 है। ठीक, तो देखो ए जो है पूरा सी में है ये। ठीक, ऐसे भी बना सकते हैं बड़ा डायग्राम, जैसे सी है 1 3 5 7 9, तो 1 और 3 क्या है, ए है, मतलब सी के अंदर में ए है, पूरा समाहित है, इसलिए क्या हो जाएगा उसका सबसेट। ठीक, अब देखते हैं चौथा के बारे में विचार करते हैं। सी दिया है 1 5 9, बी दिया है 1 5 9, और सी दिया है 1 3 5 7 9। तो देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 तो इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखो ना सी में कौन कौन से हैं भैया, सी में है आपका 1 3 5 और 7 9, ऐसे है सी में, सी के अंदर में ये सी सेट है, उसके अंदर भी इस प्रकार है। तो बी कौन सा हो जाएगा, 1 5 7, इतना तो बी हो गया, तो बी क्या है, सी के अंदर में है पूरा, एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है बी का, तो इसलिए ये भी इसका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा, सबसेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए एग्जाम्पल 2, इसमें भी वही है, रिक्त स्थान जो दिया है इसमें क्या डालना है कि उसका सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा, ये वाला इसके। तो देखिए पहला जो दिया है सेट, इसमें दिया है ए सिंगलटन बी, मतलब एक सेट के रूप में दिया है बी को, और सी, और इसमें दिया है कि ये अवयव सबसेट है कि नहीं। तो परिभाषा क्या बोलता है, सबसेट कब होगा, जब वो सेट के रूप में हो। अगर ये ए जो है इस प्रकार से होता सेट के रूप में, तब इसके अंदर बिलोंग करता, केवल अवयव क्या इसका सबसेट होगा।
चलो ए तो बिलोंग करेगा, बिलोंग के लिए ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसमें उपस्थित है, लेकिन इसका सबसेट कब होगा, जब ये सेट के रूप में हो। क्यों? क्योंकि पहले ही हम बताते हैं कि ए जो है एक अलग से समुच्चय होता है, सेट, और ये तो सेट ही नहीं है, ये तो केवल एक अवयव है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्या बोल रहा है कि ए सेट का सेट इसमें है कि नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसेट होने के लिए केवल ए दिया है इसमें, तो ए का क्या हो जाएगा, सेट बना देंगे, तो ये इसका सबसेट होगा। लेकिन ये सेट का सेट है, मतलब इसके अगर पावर सेट बनाया जाए, घात समुच्चय, उसमें जाएगा ये वाला, उसका सबसेट हो जाएगा इसके पावर सेट का, इसका नहीं होगा। हाँ, अगर बी के लिए बोला जाए, देखो बी खुद इसमें सेट के रूप में है, पहले से सेट के रूप में है, लेकिन इसका क्या है, ये एलिमेंट है, एक अवयव है, तो ये कैसे हो जाएगा। बी के लिए अगर बोला जाए तो ये वाला बी, ये तो बी केवल एलिमेंट है, अब उस बी का सेट बना दिए, ये बी पूरा एलिमेंट है, इसमें अगर इसमें उपस्थित है मतलब एक एलिमेंट है, अवयव है, अवयव है, तो अवयव का अगर हम एक सेट बना दें, समुच्चय बना दें, तब ये इसके अंदर है, तो ये इसके सबसेट हो जाएगा। ये तो ए तो केवल सिर्फ ए दिया है, ये सेट के रूप में नहीं है, तो इसका सेट बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, ये इसमें होगा इसका, ये वाला होगा इसका सबसेट, परंतु ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेट का सेट है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सबसेट उप समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, और एक और सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स कैसा है कि आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो देखो, कोई भी विद्यालय के विद्यार्थी वही विद्यालय है, आपके मतलब एक ही विद्यालय के बारे में चर्चा हो रही है, तो उस विद्यालय के विद्यार्थी का सेट बनाएंगे, तो उसमें 11वीं के, 12वीं के, 9वीं के, 10वीं के, जितने क्लास होंगे सबके विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, और 11वीं कक्षा का विद्यार्थी बोलेंगे तो कैसा है इसका समुच्चय, 11वीं कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए, मतलब 11वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सब इसमें तो आएंगे ही, कोई नहीं छूटेगा, उसी विद्यालय के सभी विद्यार्थी का समुच्चय है, उसमें भी वो ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो जो विद्यालय का क्या बनेगा, समुच्चय बनेगा, उसके अंदर में जो है कक्षा 11वीं के विद्यार्थी का समुच्चय आ जाएगा पूरा, इसलिए जो है वो क्या हो जाएगा, उसका उप समुच्चय हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक, समझ आया। अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो समतल कैसे होता है भाई, ऐसे समतल है मान लो, और इनफाइनाइट तक जाता है ना समतल, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं होता, समतल प्लेन। ठीक, तो इसमें स्थित एक वृत्त है, तो इसमें वृत्त बस है, तो वृत्त छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, अनंत रेडियस मतलब अनंत त्रिज्या वाला भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि समतल ही अनंत होता है। तो उसके बाद दिया है कि उसी समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसी समतल में स्थित कैसा वृत्त, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। मान लो इस वृत्त की त्रिज्या जो है 1 इकाई है ऐसे, तो जितने ऐसे वाले मिलेंगे जिनकी इकाई 1 इकाई ही हो इसका त्रिज्या, ठीक, तो जितने सारे मिलेंगे 1 इकाई वाले, तो उसको भी इसके अंदर में ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई वाला वृत्त इस समतल में मिल जाएगा। तो 1 इकाई वाले वृत्त को अलग किया जाए तो उसका अलग सेट बन जाएगा समुच्चय, और ये जो है हर इकाई वाले उसका समुच्चय है तो उसके अंदर में ही होगा, जायज सी बात है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा।
उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पांचवा। तो देखो पांचवा क्या बोल रहा है, एक ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कोई समतल है, उसमें क्या है, एक त्रिभुज है। और क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित आयत है। तो क्या इसका ये उप समुच्चय होगा, इसके अंदर में होगा। तो देखो आयत कैसे रहता है, इस प्रकार, और त्रिभुज कैसे रहता है, इस प्रकार। तो ये तो दोनों ग्रुप ही अलग अलग है, मतलब समुच्चय ही अलग अलग एलिमेंट का है। अब मान लो आप बोलोगे कि ए बी सी 1 2 3 में होगा क्या, इसके अंदर में इस प्रकार, तो कदाचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग चीजें भी विद्यमान है, अलग अलग वस्तु है, अलग अलग अवयव है, ऐसे बोल सकते हो। तो इस प्रकार ये तो जरूरत ही नहीं है अंदर जाने की, नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें केवल आयत लोग हैं, इसमें केवल त्रिभुज है। ठीक, अलग अलग क्या है, समुच्चय है। अब देखो इसके बाद एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब तीनों भुजा जिसका समान होता है। ठीक, तीनों भुजा समान होता है। मान लो एक है तो एक एक, मान लो 2 है तो 2 2 2, मान लो 3 है तो 3 3 3 एक भुजा। ठीक, तो ये बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो बहुत सारे त्रिभुज का अगर सेट बनाया जाए, बहुत सारे त्रिभुज का सेट बनाया जाए उस समतल के, तो उसमें ऐसे ऐसे त्रिभुज मिलेंगे जो समबाहु हो, ऐसे ऐसे त्रिभुज मिलेंगे जो विषमबाहु हो, ऐसे ऐसे त्रिभुज मिलेंगे जिनकी अधिक कोण वाले हो, न्यून कोण वाले हो, मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं इनको, इन सभी त्रिभुज के समुच्चय को। इसमें तो सभी त्रिभुज आ जाएंगे, और इसमें कौन, केवल समबाहु, तो ये इसके अंदर में हो जाएगा। इसलिए क्या चिन्ह लग जाएगा, ऐसे कि ये सबसेट है। ठीक, अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सातवां देखिए, एक्स सच दैट एक्स कैसा है, एक सम प्राकृत संख्या है। तो देखो पहले तो सम प्राकृत संख्या क्या क्या होते हैं। तो प्राकृत संख्या के अंदर में जो जो सम होते हैं 2 4 6 8 10, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राकृत संख्या हो जाएंगे। और ये देखो पूर्ण संख्या मतलब एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है मतलब -3 -2 -1, इधर वाले भी पूरा, और जितना भी माइनस बढ़ा लो, और 0 फिर 1 2 3 ये सब भी आ जाएंगे। देखो ना 2 तो आएगा इसके अंदर, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा बाद में, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो इस प्रकार ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा। इसके अंदर में इसके जितने अवयव हैं सभी के सभी मिल जाएंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका एक उप समुच्चय हो जाएगा, मतलब सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल थर्ड का फर्स्ट, इसमें क्या करना है कि ये जो दिया है ये इसका सबसेट है, ये सत्य है कि असत्य, इसको बताना है। तो पहले तो सत्य असत्य बताने से पहले इन दोनों सेट में कौन कौन से संख्या विद्यमान होंगी उसको देखना जरूरी है। तो देखिए इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, कैसे अवयव रख रहा है ये, कि एक्स संख्या एक्स से कम प्राकृत संख्या है। मतलब इस सेट में कौन कौन आ जाएंगे, मान लो ये सेट कौन सा है, ए है, मान लो ये ए है, और ये वाला जो है बी है मान लो। ठीक है, तो ए में कौन कौन से आ जाएंगे बताओ, 6 से कम प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। ठीक, प्राकृत संख्या का समुच्चय है। तो इसमें एक्स कैसे अवयव को ये रख रहा है, जो 6 से कम हो। तो 6 से कम हो मतलब 6 भी नहीं आएगा, केवल इतना आ जाएगा, 5 से लेके इधर। तो इसमें कौन कौन से विद्यमान हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और सेकेंड देखिए ये क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करता है। ठीक है, 36 को विभाजित करता है। कैसा है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और जो 36 को विभाजित करता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, बी में
इसमें आ जाएगा 1, 2 और 4 भी विभाजित करता, 3 भी विभाजित करेगा, 4 भी विभाजित करता है, 5 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड नहीं कर सकता इसको। फिर 6 आ जाएगा और इधर वाले 7 नहीं आएंगे, 8 नहीं आएगा और उसके बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 12 आएगा और 12 के बाद 18 आएगा और 18 के बाद खुद 36 आएगा। इतने ही इसमें क्या इसके भाजक मिलेंगे, ठीक है। और देखो इसमें जो है 5 जो दिया है वो इस वाले सेट में नहीं मिल रहा है। ए में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। बी में बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब बी में उपस्थित नहीं है, इसलिए जो है ए जो सेट है वो बी का क्या सबसेट नहीं होगा, ठीक है। देखिए बुक में जो है गलत आंसर लिया है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक। सत्य कब होगा? जब ये जो है एक सम प्राकृत संख्या हो। अगर बुक में जो है सम आ जाए, सम प्राकृत संख्या लिखा जाए, तब जो है कौन कौन सा मिलेगा इसमें? देखो ना, प्राकृत संख्या है लेकिन सम है, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे मिल जाएंगे। और 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या ऐसे बोलेंगे तो 4 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 और 4, और 2 और 4 इसमें भी है, देखो 2 और 4, इसलिए जो है a जो है b के सबसेट हो जाएगा, ठीक। लेकिन बुक में दिया है कि एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अगर ये केवल प्राकृत संख्या होगा तो पूरा 5 तक आएगा, और 5 इसमें आ रहा है लेकिन 5 इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए जो है ये इसका सबसेट नहीं होगा। जब बुक में हम सुधार कर देंगे कि वो सम प्राकृत संख्या है, तब ये हो जाएगा उसका सबसेट, ठीक है। तो करेक्शन कर लेना, या तो प्रश्न सुधार लेना या तो ये वाला उत्तर लिख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल का सेकंड। दिया है एक सेट दिया है x such that x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, जहां x जो है किसमें बिलोंग कर रहा है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। और b एक सेट दिया है जिसमें केवल 2 अवयव है, -7 और 3। तो हमको बताना है कि a वाला जो है पूरा b में है, ठीक, सबसेट है। तो देखो पहले तो इसमें तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन करना नहीं पड़ेगा, केवल करना पड़ेगा तो इसके लिए कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें उपस्थित है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लो और जो आंसर आएगा ए में मिलेगा तो वो इसका सेट हो जाएगा। सेट में क्या हो जाएगा? अवयव। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये जो है कौन कौन से संख्या में टूट सकता है? -7 और 3, तो +7। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x कर लो और इसको जो है -3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा? ये x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 7 हो गया, और इसमें जो है -3 को बाहर कर दो, क्या आएगा? x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? x प्लस 7 दोनों में दिख रहा है, कॉमन निकाल दो और हो जाएगा आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -7 और आ जाएगा x इक्वल टू, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो -7 और 3 आ गया भाई। और कैसा दिया है कि x n में बिलोंग कर रहा है, मतलब n के ही को, तो माइनस वाले तो नहीं आते, इसमें केवल 1, 2, 3, 4 ऐसे वाले आते हैं। तो 3 तो आ जाएगा लेकिन -7 इसमें नहीं आएगा इस वाले सेट में। तो a वाला सेट कैसे बनेगा? केवल उसमें कौन आ जाएगा? 3, ठीक, केवल 3 आ जाएगा। और 3 को देखो b में है क्या? तो है, ठीक है, b में क्या है 3। तो इसलिए जो है ये सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है, ये जो है सेटिस्फाई कर लेगा। अतः ए जो है सबसेट हो जाएगा बी के, और जो दिया है सत्य है कि असत्य, ये सत्य है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है? एक सेट दिया है, ये
और एक सेट दिया है बी। तो हमको बताना है कि क्या ये सत्य है कि ए जो है इसके अंदर में है, मतलब उसका उप समुच्चय है। तो इसको बताने के लिए हमको जानना है कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे और इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। तो पहले के लिए जैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए x⁻³ - 1 और किसमें बिलोंग कर रहे हैं उनकी संख्याएं, प्राकृत संख्या में, ठीक है। तो 1 से लेके उधर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो देखो x⁻³ - 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻³ - 1⁻³ और देखो ये वाला फार्मूला होता है कि x⁻³ - b⁻³ हो तो a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b² हो जाता है। जैसे उसमें होता है a² माइनस b² का क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। उसी प्रकार a⁻³ माइनस b⁻³ हो तो a माइनस b हो जाता है और a² प्लस ab प्लस b² हो जाता है, ठीक है। तो वही फार्मूला में हम इसको फिट करते हैं, ठीक। तो a की जगह में देखो x दिख रहा है, b की जगह में 1 दिख रहा है, क्या हो जाएगा x माइनस 1 और फिर हो जाएगा a² मतलब x का स्क्वायर और ab मतलब x इंटू 1 मतलब ये हो जाएगा आपका x और b का घात 2 मतलब 1 का घात 2 तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको अलग अलग हल कर सकते हैं, तो एक आंसर तो हमको मिल जाएगा x = 1, ठीक। और दूसरे को जब हल करेंगे तो ये वाला जो है टूट नहीं पाता दो भाग में, तो इसको जो है श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। जैसे श्रीधराचार्य विधि क्या होता है, ax प्लस bx प्लस c इस प्रकार से कोई समीकरण हो = 0 तो इसका आंसर क्या हो जाता है, x बराबर प्लस माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a ऐसे हो जाता है। 10वीं पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक। तो इस विधि में जब हम लगाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, a की जगह में कौन सा b की जगह में कौन सा दिख रहा है 1, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -1 प्लस माइनस √b² मतलब b की जगह में कौन दिख रहा है 1 तो 1 हो जाएगा और माइनस 4ac मतलब क्या हो जाएगा -4 इंटू a मतलब 1 और c मतलब फिर 1 दिख रहा है, ये हो जाएगा और अपान में चला जाएगा 2 इंटू a मतलब 2 और a मतलब 1 है, ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये जो है इक्वल हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस -4 मिल जाएगा, ये 1 तो -3 आ गया, ठीक। और हम बताए थे कि -3 को ऐसे लिख सकते हैं -1 और 3 को अलग और फिर अलग अलग अंडर रूट में लिख लेते हैं। फिर ये वाला जो है क्या है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है, आयोटा हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा सीधा सीधा आपका आयोटा और √3 इस प्रकार आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा -1 और प्लस माइनस i√3/2। तो जो दो x के मान मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा x का मान, एक तो मिल जाएगा आपका -1 प्लस i√3/2 और दूसरा मिल जाएगा -1 प्लस की जगह में माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस रहता है दो मान i√3/2। तो ये x बराबर इतना और एक मान मिला ये, तो 3 मान हो गया भाई। तो ये दोनों मान देखो i वाले जो है n में नहीं आते, मतलब आयोटा वाले मतलब सम्मिश्र संख्या जो है n में बिलोंग नहीं करता, वो तो गिनती के संख्या बिलोंग करता है प्राकृत संख्या में, इसलिए केवल इस सेट में 1 आएगा, इन दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो सेट A बनेगा वो कैसे बन जाएगा, A सेट में कौन आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस सेट में सेट A में कौन आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो B के बारे में बात करते हैं, तो B क्या दिया हुआ है, ऐसे एलिमेंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसमें आ जाता है। तो देखो x² - 4x + 3 = 0, इसको दो पार्ट में कर सकते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 कर लो इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x कॉमन निकाल लो तो x माइनस 3 और माइनस कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 दोनों में दिख रहा है तो उसको निकाल दो, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो 3 और 1 किसमें नेचुरल नंबर में होते हैं, ये भी नेचुरल नंबर होता है, बोल रहा है x कैसा है, नेचुरल नंबर में हो, मतलब b वाले सेट में तो दोनों आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है। तो b वाले सेट कैसे बन जाएगा, 1 और 3 दोनों आ जाएगा, 1 और 3 दोनों आ जाएगा। अब देखो 1 तो इसमें आ रहा है बी सेट में, ठीक है, मतलब ए के जितने भी अवयव है वो बी में भी उपस्थित है, इसलिए जो है ए जो है सबसेट हो जाएगा बी का, और दिया है इसी प्रकार से, मतलब ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सरल लगते जाएगा। तो कल हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, चाहो तो आप जो है एक जो प्रश्नावली दिया है इसके बाद उसमें का क्वेश्चन आप सॉल्व करके भेजिए, और कोई भी डाउट हो या कोई भी और क्वेश्चन मिलता है आपको जिसको पूछना चाहते हो तो हमको पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।